हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज हम पढ़ते हैं संपूर्ण मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। केवल मैं आपके सामने लेकर आया हूं ओनली 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चनों में हम लगभग सभी जानकारी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के संबंध में प्राप्त करेंगे। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है, देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद में व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन में देखें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से होते हैं मित्रों राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। देखिए, एक तो होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्या होता है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिए, एक तो होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो व्यक्तिगत का मतलब कोई एक मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति। कहने का मतलब राज्यपाल जब चाहे किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरी बात, एक उत्तरदायित्व होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है मित्रों कि किसी भी कार्य के लिए एक व्यक्ति का जिम्मेदार नहीं होना बल्कि पूरे समूह का जिम्मेदार होना। तो सामूहिक रूप से अगर उत्तरदायित्व की बात करते हैं मंत्रिपरिषद की या कार्यपालिका की, तो ये होते हैं विधानसभा के प्रति। तो यहाँ थोड़ा सा ये जान लें कि सामूहिक उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें, अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ विधानसभा के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही एक तरीके से पदमुक्त होना पड़ता है, यानी सारी मंत्रिपरिषद ही पदमुक्त हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि मंत्री को की अगर बात करें तो वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ऐसी एक कहावत इनके बारे में है। तो सीधी सी बात यह है कि मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है अगर हम बात करें तो वो किस पर निर्भर करता है? विधानसभा पर। क्योंकि विधानसभा किसी एक मंत्री को पद से नहीं हटा सकती, क्योंकि विधानसभा के पास केवल यही अधिकार है कि वो एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को पदमुक्त होना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त की क्या होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और क्या होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। चलिए आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखें, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, कहने का मतलब कितने मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, उसका निर्धारण किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो वो अधिनियम है मित्रों 91वां संविधान संशोधन, जो किया गया 2003 में। और इसके तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया 164 क्लोज 1 का खंड ए। और इसी के तहत प्रावधान किया गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत? 15% होगी। याद रखेंगे 91वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है? 15% हो सकती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपको पता है कि 200 राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं, और अगर इसका हम 15% निकालते हैं मित्रों तो आपको पता है कितने? 30। यानी कि हमारे राजस्थान में अगर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या की बात करें तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। अब देखिए कुछ अनुच्छेद और हैं जिनको संविधान संशोधन इसके अंतर्गत दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे आपके सामने है 86वां संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन मित्रों हुआ है 2002 में, और इसका संबंध है शिक्षा के मौलिक अधिकार से। इससे है शिक्षा के मौलिक अधिकार से। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले शिक्षा एक मौलिक अधिकार नहीं था, केवल नीति निर्देशक तत्वों में ही शिक्षा को शामिल किया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A यानी कि 21A या फिर हम कह सकते हैं 21 का जोड़ा गया, और उसके तहत प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक के जो बालक हैं उन्हें क्या दी जाएगी?
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। क्या दी जाएगी? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। कहने का मतलब शिक्षा 86वें संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था। ठीक है, तो अब आगे अगले संविधान संशोधन की बात करें। देखिए 89वां संविधान संशोधन मित्रों ये 2003 में हुआ है। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए? देखिए पहले दो आयोग हुआ करते थे, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। ये पहले कंबाइंड थे, यानी कि संयुक्त रूप से इनका प्रावधान था, मगर 89वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक तो जोड़ा गया अनुच्छेद 338 और एक जोड़ा गया अनुच्छेद 338 ए। इसके तहत प्रावधान किया गया 338 में तो अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया। ठीक है, और इसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग क्या बनाया गया? अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 338 में कौन से आयोग का प्रावधान? अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान। और ये जो प्रावधान किया गया ये 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया। अब हम बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन। तो मित्रों ये भी 2003 में किया गया था और इसके तहत देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, और वो 4 भाषाएं कौन सी थी? BDMS, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। याद रखेंगे। ठीक है, तो अब 86वां संविधान संशोधन किससे है? इसका संबंध शिक्षा के मौलिक अधिकार से। 89वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से। 91वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के निर्धारण से, और दल बदल के आधार पर कोई भी सदस्य मंत्री पद धारण नहीं कर सकता, उसके संबंध में भी प्रावधान है। और 92वां संविधान संशोधन का संबंध अनुसूची 8वीं से है, जिसके तहत 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। चले आगे चलें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? याद करना है अभी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो हम आगे लेकर आते रहेंगे। तो देखिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है? हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। मगर उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो शपथ का प्रावधान है मित्रों 164 का क्लोज 3 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने की जो व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है? 164 का क्लोज 3। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद और दे रखा है 164 का क्लोज 1। इसके तहत क्या प्रावधान? इसके तहत प्रावधान है कि मंत्री व मुख्यमंत्री, ठीक है, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये प्रावधान किसके अंतर्गत है? 164 के अंतर्गत। और प्रावधान में ये भी कहा गया है कि ये जो मंत्रीगण है ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। कहने का मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अगला है 164 का क्लोज 2। देखिए इसके अंतर्गत है, मैंने अभी बता दिया, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व कहने का मतलब कि जो कार्यपालिका है, मंत्री परिषद है, वो किसके प्रति? विधानसभा के प्रति क्या है? सामूहिक रूप से क्या है? उत्तरदायी है। यानी कि एक मंत्री के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को ही मित्रों त्यागपत्र देना होता है। अब हम बात करते हैं 164 का क्लोज 4। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? देखिए इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है या फिर किसी मंत्री की शपथ दिलाई गई है, मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, और वो किसी भी सदन का, यानी कि ना तो वो विधानसभा का है और ना ही वो विधान परिषद का है, यानी कि किसी भी सदन का वर्तमान में क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में संविधान ये प्रावधान करता है कि ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री या मंत्री तो बनाया जा सकता है, पर वो कितने माह तक? 6 माह तक ही अपने
मंत्री पद पर रह सकते हैं, मंत्री पद पर रह सकते हैं अगर 6 माह के अंतर्गत उस व्यक्ति के द्वारा विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन की सदस्यता अगर ले ली जाती है तो वो परमानेंट मंत्री के पद पर बना रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा 164 का 1, 2, 3 और 4। अभी भी इसमें एक और अनुच्छेद हम देखने को मिलता है 164 का क्लोज 5। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके तहत जो मंत्री हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं, क्या है, वेतन भत्ते, उनका निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल करता है। कौन करता है, विधानमंडल करता है। ये प्रावधान है 164 के क्लोज 5 के तहत। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य व कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए ये जो कर्तव्यों की अगर बात करें हम मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की, तो उसका उल्लेख है 167 में। तो क्या कर्तव्य होंगे मैं आपको बताऊं। सबसे पहला कर्तव्य होगा कि सरकार का गठन करने के लिए जो मंत्री हैं, मंत्री किन किन को मंत्री बनाया जाएगा, मंत्री परिषद का गठन कैसे होगा, तो मंत्रियों के लिए जो सूची तैयार करते हैं वो कौन करते हैं, मुख्यमंत्री। और उन व्यक्तियों की सूची वो राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उनको मंत्री पद की शपथ दिलाता है। पहला कार्य। दूसरा, मंत्रियों और राज्यपाल के मध्य अगर मध्यस्थता की बात करें, कड़ी की बात करें, तो कड़ी का कार्य जो करता है वो मुख्यमंत्री ही करता है। तीसरी बात अगर हम करते हैं कि मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा, जैसे किसको शिक्षा मंत्रालय दिया जाएगा, शिक्षा विभाग दिया जाएगा, किसको कृषि विभाग दिया जाएगा, इस तरीके से अगर बात करें तो जो विभागों का बंटवारा है मंत्रियों के मध्य वो भी कौन करता है, मुख्यमंत्री। और उसके कर्तव्यों का जो उल्लेख है 167 में। चलिए कुछ अनुच्छेद और जान लें। 165 के तहत प्रावधान है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये किसके तहत प्रावधान है, 165 के तहत। राज्य महाधिवक्ता का केवल इतना सा कार्य है कि वो सरकार को कानून बनाने के संबंध में सलाह देने का कार्य करता है। 166 इसकी अगर बात करें तो कहने का मतलब जो राज्य कार्यपालिका के संबंध में जो भी कार्य किए जाएंगे वो सब किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ये प्रावधान किस में है, 166 में। और ये आप सभी जानते होंगे कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 168 पे लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो या तो एक सदन और राज्यपाल से मिलकर बनेगा या फिर 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर, लास्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। देखिए, दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य मंत्री पद धारण करता है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है। मैं अभी पहले ही बता चुका हूं आपको कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 164 का क्लोज 1 में खंड V जोड़ा गया और उसके तहत प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति को अगर अयोग्य करार दिया गया है दल बदल के आधार पर तो वो मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। तो इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 का B में। ये मैं बता चुका हूँ, इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि दल बदल क्या होता है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से सिंबल लेकर के चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद में जब जो जीत कर आता है, जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाता है, उसे कहते हैं दल बदल। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हमने लगभग अगर हम बात करें तो संपूर्ण मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो हम आगे लेके आते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।